सुबह के 10 बज रहे हैं। लखन अपनी पत्नी कीर्ति से, कीर्ति जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। कीर्ति बोली, 1 मिनट प्लीज। लखन गुस्से में भुनभुना उठा, 1 मिनट करते हुए 1 घंटा हो गया है। माँ समझाते हुए बोली, धीरज रखो, लड़कियों को सजने संवरने में देर लगती है। माँ अगर ट्रैफिक में फंस गए तो होगा ये कि होस्ट ही आखिर में पहुंचेगी। कीर्ति तैयार होकर अपने कमरे से निकली। उसने माँ का हाथ पकड़ा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। लखन उसे एक टक निहारता रहा। गुलाबी साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह तेजी से गाड़ी चलाकर होटल पहुंचा। वहां लोगों का आना शुरू हो चुका था। आज उसने होटल सनशाइन में शानदार पार्टी का आयोजन किया था। ये उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी का एनुअल प्रोग्राम था। साथ ही उसे अपनी पत्नी कीर्ति को सबसे मिलवाना भी था। ये उसके लिए दोहरी खुशी का दिन था। लखन माइक पकड़कर बोला, माय डियर फ्रेंड्स, आज खुशी के मौके पर मैं आप सबके सामने बड़े भाई जैसा दोस्त आकाश का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे जीने की राह दिखाई। मैं निराश हो चुका था, टूटे हुए दिल से मुंबई आया था, लेकिन उनकी हेल्प से ये कंपनी बनाई और आपके सहयोग से आज हम कहाँ हैं आप सब जानते हैं। और यह है मेरी पत्नी कीर्ति जो मेरे साथ खड़ी हैं। इन्हें मैं आप सबसे मिलवाना चाह रहा था, जिसके लिए आज का दिन मुझे सबसे अच्छा लगा। लखन का दोस्त पुलकित बोला, क्यों यार, बड़े छुपे रुस्तम निकले, शादी कर ली लेकिन किसी को हवा भी नहीं लगने दी। मोहित उसके कान में फुसफुसाकर आया, बहुत सुंदर है। भाभी कहाँ छुपा रखी थी अब तक। वह हंस पड़ा। अंकित बोला, लखन तू बड़ा लकी है, चमकता हुआ बिजनेस और चमकती हुई पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आकाश का पार्टनर पार्टी की व्यवस्था देख रहा था। पार्टी में खूब रौनक हो रही थी। उसने कीर्ति के मम्मी पापा को भी फोन करके बुलाया था। पार्टी देर रात तक चलती रही। पीना पिलाना भी बड़े दस्तूर से जारी था, परंतु लखन ने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था। आज कीर्ति बहुत खुश थी। ऐसी ही लखन की तो उसने कल्पना की थी। आज उसके मम्मी पापा और भैया भाभी ने भी देख लिया कि लखन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आज वह मनी मन सोच रही थी कि ये तो गर्व की बात है कि उसे लखन जैसा अच्छा पति मिला है। लेकिन उसने क्या किया? उसने तो लखन पर अत्याचार करने और उसे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी बहुत अच्छी तरह से समाप्त हो गई थी। घर जाकर लखन नाइट सूट पहनकर आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कीर्ति तुम खुश तो हो ना? हाँ लखन, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी हूँ कि अपने हीरे जैसे पति को कोयला समझकर मैंने कितना तंग और अपमानित किया है। वह उसके मुंह पर उंगली रखकर बोला, अब पिछली बातें भूल जाओ कीर्ति, आज के दिन की खुशियाँ और उसका आनंद उठाओ। दिन भर का थका हुआ लखन बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन आज कीर्ति की आंखों में नींद नहीं थी। उसके जीवन के सारे उतार चढ़ाव उसकी आंखों के सामने पिक्चर की रील की तरह घूम रहे थे। ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात है जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहाँ बैचलर की पार्टी में लखन पर उसकी निगाह पड़ी। लखन कविताएं लिखता था। स्टेज से कविताएं सुनाई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। लोगों की फरमाइश पर उसने एक गाना भी सुनाया था। फिर तो कॉलेज के सारे फंक्शन लखन के बिना अधूरे होते थे। पहली नज़र में ही लखन उसकी निगाहों में बस गया था, लेकिन लखन ने तो उसकी ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। वह कई बार उसकी तारीफ करने के लिए उसके पास गई थी, परंतु वह उसको देखकर अनदेखा करता रहा। उसके रवैये के कारण वह अपमानित महसूस कर रही थी। फिर मन ही मन उसने लखन को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वह उसके पास पहुंच गई और कॉफ़ी पीने के लिए उसे कैंटीन में इनवाइट किया। बस उस दिन से उन दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। वह रोज कई कई कविता लिखकर लाता। वह सुनती कम, बस एक पलक उसे निहारती रहती। धीरे धीरे वह उसको पाने के लिए पागल हो उठी थी। अब पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। कॉलेज के बाद वह लखन के किराए के रूम में पहुंच जाया करती थी। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के दिन आ गए थे। एक दिन लखन ने उससे कहा था, कीर्ति अब कुछ दिनों के लिए हम लोगों का मिलना जुलना बंद रहेगा, क्योंकि अब मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वह रूठकर बोल पड़ी, क्यों, क्या केवल तुम्हारा ही एग्ज़ाम है, मेरा नहीं है? मेरी हेल्प कौन करेगा? वह उसको समझाते हुए बोला, देखो कीर्ति, तुम्हारे नंबर की पोजीशन कुछ खराब भी आई तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले किसी रईस परिवार के लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करोगी। पर मेरा तो पूरा भविष्य इसी पर टिका हुआ है।
मेरा यदि कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो रोटी के लिए भी लाले पड़ जाएंगे और मैं अपनी माँ को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। प्लीज़ कीर्ति, मुझे माफ़ कर दो। कीर्ति बाय करके वह वहाँ से चली गई। उसने 3-4 दिन तो किसी तरह बिता लिए। फिर उसे लखन के बिना दुनिया वीरान लगने लगी। वह उसके कमरे में एक दिन पहुँच गई। फिर वही सिलसिला चालू हो गया था। एक पल में दोनों के बीच वह सब भी हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए लखन को बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु वह तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब लखन पूरी तरह से उसका हो चुका था। रिजल्ट आने वाला था। लखन बहुत घबराहट महसूस कर रहा था। रिजल्ट तो वही हुआ जो होना था। उसकी पोजीशन खराब हो गई थी। उसका कैंपस सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वह तो बस किसी तरह से पास हो गया था। लेकिन कीर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट के कारण लखन बहुत परेशान और उदास रहता था। एक शाम जब कीर्ति लखन के साथ कैंटीन में कॉफ़ी पी रही थी तो वहाँ सुरेश भैया मीटिंग के लिए आए हुए थे। उन्होंने उसे लखन के साथ देख लिया तो घर में तूफान मचा दिया था। माँ पापा भी सुरेश भैया के साथ चिल्लाने लगे और उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। कमरे के अंदर रो रोकर उसका कितना बुरा हाल हो गया था। महेश जी ने झटपट उसका रिश्ता एक धनी परिवार में तय कर दिया। उसके लाख मना करने पर भी पापा महेश जी उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। उसकी इच्छा को कोई समझने को तैयार ही नहीं था। वह लखन को दिल से चाहने लगी थी और वह उसके साथ शादी करना चाहती थी। एक दिन मौका लगते ही वह घर से भागकर उसकी बाहों में जाकर सिसक उठी थी। लखन प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। मेरे पेट में तुम्हारी निशानी पड़ रही है। तुम्हें अभी मंदिर में चलकर मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लखन बच्चे की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वह रोष हो उठा था और बोला, कीर्ति, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। उन बिचारी ने मेरे लिए बहुत से सपने देख रखे हैं। मेरे इस तरह से शादी करने पर वह टूट जाएंगी और मेरी जॉब भी अभी नहीं लगी है। फिर मैं साइकिल पर चलने वाला और तुम्हारे पास अपनी कार है। भला बताओ, मेरा और तुम्हारा क्या मेल है? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? प्लीज़ मेरा कहना मानो, अपने घर लौट जाओ। इसी में हम दोनों की भलाई है। मेरी भी सुनो प्लीज़। अच्छी तरह समझ लो कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। अब लौटकर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे की बात सुनकर तो पापा मुझे जान से मार देंगे। घर लौटने से तो अच्छा है मेरे लिए जहर ला दो। परेशान बेहाल लखन अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। मुंह लटका कर बैठने से थोड़ी ना कुछ होगा। वह बोली, चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। वह जो भी कहेंगी वह मैं मान लूँगी। वैसे एक औरत होकर वह मेरी हालत को ज़रूर समझेंगी। लखन उसे अपने घर ले गया। वहाँ एक छोटे से मकान के एक भाग में उसकी माँ रहती थी। दूसरा भाग किराए पर चढ़ा था। उसकी माँ उर्मिला जी लखन के साथ लड़की को देखकर संग रह गई कि कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह उनके गले से लगकर कहने लगी और फूट फूट कर रोने लगी, मैं लखन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के के साथ कर रहे हैं। माँ जी कुछ कीजिए, मैं घर से भाग कर आई हूँ। हो सकता है वह मुझे ढूंढते हुए पुलिस लेकर आपके घर भी आ जाए। उर्मिला जी अपने बेटे की करतूत सुनकर क्रोधित हो उठी। बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाकर बोली, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया था? आज तेरी वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने तुरंत कीर्ति को अपने एक पड़ोसी के यहाँ छिपा दिया था। कुछ ही देर में उसके पापा महेश जी उसे खोजते हुए पुलिस लेकर आ गए थे। पुलिस लड़की भगाने के आरोप में लखन को अपने साथ पकड़कर ले जाने वाली थी। तभी कीर्ति बाहर निकलकर लखन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी और बोल पड़ी थी कि ये मेरे पति हैं, मैं उनके साथ शादी कर चुकी हूँ। दरअसल वह लखन को सच में प्यार करने लगी थी। पापा अपना माथा पीटते हुए ये कह रहे थे, आज से मेरा तेरा रिश्ता ख़त्म। अभी 4 महीने में मैं तेरा प्यार का भूत उतर जाएगा, तब तुझे समझ आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। लखन की तो बोलती ही बंद थी। सब कुछ इतना अप्रत्याशित घट रहा था कि वह कुछ विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। माँ परेशान थी कि पराई लड़की और वह पेट से है, इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। फिर अगले दिन ही वह 7-8 लोगों के सामने मंदिर में फेरे हुए करवा कर उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। इस तरह की शादी को तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
परंतु लखन को पाकर वह बहुत खुश थी। लेकिन अमीर परिवार की पली लाडली थी वो। उसने अपने हाथों से कभी चाय भी नहीं बनाई थी, तो वह भला घर के काम करना क्या जाने। उर्मिला जी ने उसकी स्थिति को समझा था और इस कारण उसने कोई उम्मीद नहीं की थी उससे। लखन परेशान था। वह नौकरी की खोज में दिन रात भटक रहा था। यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहा था, यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर करके इंटरव्यू भी दे रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। थोड़े दिनों बाद बड़ी मुश्किल से एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई थी। कीर्ति लखन की बाहों में बाहें डालकर घूमने जाना चाहती थी, परंतु उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका उत्साह ठंडा हो जाता। वह चिड़चिड़ाने लगी थी क्योंकि उसके सपने टूटने लगे थे। लखन, तुम्हें सैलरी मिली होगी ना, चलो हम लोग आज पार्टी करेंगे, एक दिन वह बोली थी धीमी आवाज़ में। वह बोला, चलो कहीं ढाबे पर खा लेंगे, तुम खर्च की चिंता ना करो, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। देखो कीर्ति, तुम अपने पैसे बचा कर रखो, जाने कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। अरे लखन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पापा से मैं कहूँगी तो वह मना नहीं करेंगे। तो लखन बोला, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वह चिल्ला पड़ी थी, तुम्हारी सैलरी जितनी है उतना तो मैं एक दिन की शॉपिंग में खर्च कर डालती थी। कीर्ति, ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। वह नाराज़ हो गई थी और उसे मायके का ऐशो आराम याद आने लगा था। इसके बाद तो उसका पैसों को लेकर लखन से अक्सर झगड़ा होने लगा था। यदि उर्मिला जी बीच बचाव न करती तो वह उर्मिला जी पर जोर से चिल्ला पड़ती थी। लखन भला अपनी छोटी सी सैलरी में उसकी बड़ी बड़ी फरमाइशें कैसे पूरी करता। वह उसे परेशान कर मन ही मन खुश होती थी। दरअसल वह चाहती थी कि लखन तंग होकर उसके साथ उसके घर चला जाए रहने के लिए, जिससे वह फिर से पहले की तरह ऐशो आराम से रह सके। एक दिन उर्मिला जी उससे बोली थी, क्यों कीर्ति बहू, तुम्हारा पेट देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हारे 4 महीने पूरे हो चुके हैं। ये सुन कीर्ति बेशर्मी से बोली, माँ जी, वो तो मैं झूठ मूठ यूं ही कह दिया था मैंने, नहीं तो आप शादी के लिए कभी ना हाँ करती। मैं तो लखन को पाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर उर्मिला जी सन रह गईं। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि कोई लड़की अपनी इज्जत लूटने की बात को बेमतलब इस तरह डंका बजाकर कह सकती है। एक दिन उर्मिला जी उससे बोली, बहू तुम नौकरी कर लो, तुम्हें हाथ खर्च के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। घर के पास ही प्ले स्कूल था। उर्मिला जी के कहने पर 10 दिन वह वहां गई थी, लेकिन 5,000 के लिए छोटे छोटे बच्चों से मगजमारी करने में उसका मन नहीं लग रहा था। इसमें उसे अपनी इंसल्ट भी लग रही थी। एक दिन उर्मिला जी को बुखार आ गया तो वह उससे बोली, कीर्ति बहू लखन आने वाला है, उसके लिए कुछ खाना बना लो। इस बात को सुनते ही कीर्ति तो उन पर चिल्ला पड़ी थी, आपकी वजह से ही लखन का इतना दिमाग खराब है, आप ही हम लोगों को हमारी लाइफ एंजॉय नहीं करने देती, हमारी ज़िंदगी का रोड़ा हो आप। आज हम लोग बाहर जाकर खाना खाएंगे। उर्मिला जी चुप हो गई थी। वह बुखार में वैसे बेसुध की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लखन ने ऑफिस से आते ही कपड़े भी नहीं बदले, पहले अपनी माँ उर्मिला जी को चाय बनाकर पिलाई और दवा खिलाई। फिर कीर्ति की जिद करने पर वह उसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। उसे देखकर कीर्ति बोली, क्यों मुंह फुलाकर रखा है तुमने? मैं थोड़ी ना तुम्हारी माँ को बीमार किया है मैंने, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तो लखन बोला, तुम चुपचाप खाना खाओ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड अच्छा कब रहता है लखन? हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छाई रहती है। लखन पहले से ही बहुत मायूस था और कीर्ति की बातें सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने नाराज़ होकर बोला, कीर्ति बेकार की बहस मत करो, खाना खाओ और जल्दी घर चलते हैं, माँ की तबीयत खराब है। तुमने तो उन्हें 1 कप चाय भी बनवाकर नहीं दी। बस लखन की बात ये बोलना था कि कीर्ति वहीं पर जोर से चिल्ला कर बोली, मैं क्यों बनाऊं? क्या मैं तुम लोगों की नौकरानी हूँ? अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो तो एक नौकरानी रख लो। ये सुनकर लखन का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह बोला, कीर्ति अब तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है, हट जाओ मेरे सामने से अभी, मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। गुस्से में उसका हाथ भी उठ गया था। अब तो कीर्ति से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे तुमसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। दहेज के केस में मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी तो तुम माँ बेटे दोनों जेल में चले जाओगे और फिर सड़ना वहाँ पर। लखन का चेहरा लाल पड़ गया था, शायद वह डर गया था। लखन को चुप देखकर वह और जोर से चीखने लगी। शादी किए 9 महीने पूरे हो गए हैं, दिन रात बस वही मायूस सा चेहरा बनाकर रहते हो।
ना कहीं घुमाने ले जाते हो और ना कोई मूवी दिखाते हो। बस सूखी रोटी चबा लो और घर के अंदर बंद हो जाओ। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। जोर जोर से चीखती और रोती हुई वह अपने कमरे की ओर जा पहुंची। ये सब बातें उर्मिला जी के कानों में भी आने लगी, पर वह बेचारी क्या ही करती, बस चुप रहकर सारी बातें सुन रही थी। तभी लखन की आवाज़ कीर्ति के कानों में पड़ी। मैंने तो तुम्हें शादी के लिए बहुत मना किया था ना। लखन की बात ने आग में घी डालने का काम किया था। वह थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो वह कीर्ति को देखकर घबरा गया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। वह भागकर पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर लाया और उसने उनसे गिड़गिड़ा कर बोला, डॉक्टर मेरी कीर्ति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कीर्ति को जैसे ही देखा वह समझ गए कि बात कुछ गंभीर नहीं है, ये बस एक नाटक है। लेकिन उन्होंने लखन से कुछ नहीं कहा और कुछ दवाइयाँ उसको लिख दी। कीर्ति अब उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी थी। बोलने लगी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो लखन ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया कि जो वह कहेगी लखन वो सब करेगा। इतना सुनते ही वह तो खुश हो गई। उसका बिछाए जाल में लखन पूरी तरीके से फंस गया। वह तो इसी मौके की तलाश में ही थी। उसने ये शर्त रखी कि वह ठीक होते ही पापा के घर चलकर रहेंगे और ये भी कहा था कि लखन तुम्हें अब ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। पापा की कंपनी बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे ही ज्वाइन करना होगा। उस दिन उसने सर झुकाकर कीर्ति की सब बातें मान ली थी। कीर्ति ये सुनकर खुश हो गई कि लखन उसके साथ उसके मायके जाकर रहने को तैयार हो गया है। तो वह ये सब सोच सोचकर ही खुश हो रही थी कि वह फिर से ऐशो आराम की रहेगी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। लखन अपनी माँ को रोता हुआ बड़ी मुश्किल से छोड़कर आया था। उसका चेहरा उदास और उतरा हुआ था। कीर्ति के मायके पहुंचते ही उसका सामना महेश जी से हुआ। वह कीर्ति को देखते ही चिल्ला पड़े, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वह फक कर रो पड़ी थी और अपनी माँ दीपा से लिपट कर बोली, मम्मी प्लीज़ पापा को मना लो। मैं अब और कहाँ जाऊँ? अपने ससुराल में मैं अब नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूँगी। अगर आप मेरी ज़िंदगी चाहती हैं तो मुझे अपने घर में रहने दीजिए। उसके आंसू देखकर दीपा जी पिघल उठी थी। उसका हाथ पकड़कर वह अपने पति महेश जी की तरफ देखते हुए बोली, देखती हूँ तुम्हें कौन बाहर निकाल सकता है। फिर वह बहुत ही प्यार से अपने पति महेश जी से बोली, देखो जी बच्चे हैं, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। बच्चों से गलती हो जाती है, बड़ों को तो समझदारी से काम लेना चाहिए। फिर तिरछी और गुस्से भरी निगाहों से लखन की तरफ देखकर महेश बाबू बोले, ये बरखुरदार कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? ओहो जी, दीपा जी तुरंत बोली, ये कोई पूछने की बात है भला? इन्हें अपनी कंपनी में रख लीजिए। जो दूसरे को देते हो वही इन्हें दे दीजिएगा। महेश जी थोड़ी अकड़ वाले लहजे में बोले, क्यों? कॉल सेंटर के पैसों से खर्च नहीं चल रहा क्या? कितना मिलता था वहाँ? 10,000, 12,000? व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए वह बोले। लखन उनकी तिरस्कार भरी नजरों को नहीं सह सका था और क्या करता, बेचारा मजबूर था। वह कीर्ति के पीछे मुंह झुकाकर खड़ा हो गया। उसे अपनी हर बात में बेइज्जती फील हो रही थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वह कीर्ति के घर रहे। अगले दिन ही लखन ने अपने ससुर महेश जी की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। जैसे तैसे उसने अपना एक हफ्ता निकाला, लेकिन जब उसकी बर्दाश्त की लिमिट बाहर हो गई तो उसने एक हफ्ते बाद कीर्ति से शिकायती लहजे में बताया कि उसे सब कंपनी में मैनेजर साहब पुकारते ज़रूर हैं, लेकिन काम उसे चपरासियों वाला करना पड़ता है। अब लखन गुमसुम और चुप रहने लगा था। उसके चेहरे से हंसी पूरी तरीके से गायब हो गई थी। एक दिन रात को जब सब खाना खा रहे थे तब सुशील भैया लखन की ओर देखते हुए बोले, बहन तूने कैसे आदमी से शादी कर ली है? इससे तो अच्छा अपना अनपढ़ रामू है जो कम से कम सही फाइल तो ला कर देता है। उस दिन पहली बार लखन नाराजगी दिखाते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर बिना खाए चला गया था। माँ दीपा जी कीर्ति से बोली, जा बुला ला उसे, शायद उसे बुरा लग गया है। लेकिन कीर्ति भी अकड़ दिखाते हुए वहीं बैठी रह गई थी। लखन ने अब पूरा मन बना लिया था घर छोड़कर जाने का। वह बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल गया। धीरे धीरे शाम हुई और फिर रात भी हो गई, लेकिन लखन नहीं लौटा क्योंकि वह घर छोड़कर चला गया था और कीर्ति के नाम वह एक लेटर छोड़कर गया था जिसमें लिखा था, कीर्ति मैंने तुम्हें खुश करने के लिए अपने वजूद, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान सबका सौदा कर लिया था और तुम्हारे घर आकर रहने लगा केवल और केवल तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन वहाँ रहकर तो तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति और ज़्यादा बदल गया। तुम्हारी नज़रों में मेरी औकात एक नौकर जैसी ही रह गई और मुझे वहाँ अपमान के अलावा और मिला क्या? तुम और तुम्हारे घर वाले मिलकर मुझे हर तरीके से नीचा दिखाने लगे हैं। अब मेरे सहने की शक्ति खत्म हो गई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ।
मेरे जाने के बाद तुम भी वहाँ खुश रह सकोगी। अपना ध्यान रखना, अलविदा। लखन के जाने के बाद नाते रिश्तेदारों और परिचितों में जो भी ये खबर सुनता वही सहानुभूति दिखाने के लिए आ जाता और सब लखन के लिए बहुत ही उल्टा सीधा बोलते, जिसे सुनकर कीर्ति को अब अच्छा नहीं लगता था। घर से बाहर निकलती तो सब अजीब नज़रों से उसे घूरते दिखते। एक दिन वह अपनी सहेली पायल के घर पहुंची। उसकी सास और ननंद उसको देखते ही फुसफुसाने लगी, इसका मर्द इसे छोड़कर चला गया है, फिर भी देखो कैसे बन सवर कर घूम रही है, कोई लाज शर्म तो इसमें बची ही नहीं है। उसकी सास ने आखिर में उसे जोर से सुना भी दिया था, बहू मुझे तुम्हारी इस तरह की सहेलियां जरा भी पसंद नहीं है, जो अपना घर तोड़कर अब दूसरों का घर तोड़ने की तैयारी करें। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी था। वह उल्टे पैर घर लौट आई थी। दोनों भाभियों को अपने बच्चों और किटी पार्टी और शॉपिंग से फुर्सत नहीं रहती थी। उन्हें तो कीर्ति बिन बुलाए मेहमान की तरह लगती थी। धीरे धीरे इसकी औकात घर में नौकरानी जैसी हो गई थी। एक दिन उसने अपने कानों से सुन लिया था, दोनों भाभी आपस में बात कर रही थी कि बैठी बैठी महारानी जी करेंगी क्या, कम से कम नाश्ता और खाना तो बना ही सकती है ना। ये सुन उसे गुस्सा तो बहुत जोर का आया था, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ इनकी नहीं, माँ पापा भैया सबकी नज़र बदल गई है। अब वह अपने यहाँ आकर रहने के फैसले पर बहुत ज़्यादा पछता रही थी। उसे हर पल लखन की याद आती रहती थी। लखन को गए हुए 1 वर्ष बीत चुका था। इस बीच ना तो लखन का कोई फ़ोन आया था और ना ही कीर्ति उसने उसे कोई फ़ोन किया। लगभग दोनों का रिश्ता ख़त्म ही हो गया था। वह अपने जीवन से निराश हो गई थी। उसके मन में अपनी जान देने का विचार प्रबल होता जा रहा था। वह सोचने लगी थी कि अब जीवन का अंत ही उसकी समस्याओं से उसे निजात दिलवा सकता है। एक दिन ऐसे ही निराश और उदासी के पलों में कब उसकी झपकी लग गई थी उसे पता ही नहीं लगा था। अचानक उसने सपने में लखन को पुकारते हुए सुना, कीर्ति कीर्ति। वह चौंक कर उठ बैठी। उसका प्यार लखन पर उमड़ पड़ा था। वह तड़प उठी थी कि अपने लखन के पास कैसे उड़कर पहुंच जाए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, कुछ बनकर दिखाएगी और लखन मिला तो वह उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगी। उसी पल उसने उठकर अपना प्रोफाइल बनाया। फिर वह दिन रात जॉब की तलाश में लैपटॉप पर बैठी रहती थी। उसने फेसबुक से लखन का भी पता लगा लिया था। वह मुंबई में था और अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रहा था। ये देखकर कीर्ति को बड़ी खुशी मिली। अब उसका मकसद था किसी भी तरह मुंबई पहुंचना। जल्द ही उसकी चाहत ने उसका साथ दिया। एचआर की पोस्ट के लिए मुंबई की ही एक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसने पहले फ़ोन पर इंटरव्यू करवाने का आग्रह किया, जो बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन करने का लेटर भी कीर्ति को भेज दिया था। उसने नेट से अपना टिकट भी कर लिया था और चुपचाप अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी जाने की डेट जब नज़दीक आई तो वह एक दिन अपने पापा से बोली, पापा मैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नौकरी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमारे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती। पहले ही तुमने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब क्या चाहती हो? उर्मिला जी ने धीरे से बोला, कर लेने दीजिए ना इसको नौकरी, घर में पड़े पड़े इसका मन नहीं लगता है। पापा नाराज़ हो उठे थे। हाँ जाओ जाओ, कोई नया गुल खिलाकर मेरे मुंह पर कालिक पोतना फिर से। तुम माँ बेटी मिलकर मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। आज वह अच्छी तरह समझ गई थी कि यहाँ पर उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। पापा की जीवन शैली और विचार उससे मेल नहीं खाते। अगली रात पापा के नाम एक पत्र लिखकर वह घर से निकलकर ट्रेन में जाकर बैठ गई थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। वैसे भी घबराहट के कारण वह नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वह घर से अकेली इतनी दूर जाने के लिए निकली थी। उसने कंपनी के गेस्ट हाउस का पता ले लिया था। जॉब ज्वाइन करने के बाद वह धीरे धीरे अपने लाइफ में सेट हो रही थी। उसने नीलम नाम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और जल्द ही लखन के साथ चैट करने लगी थी। दोनों आपस में फेसबुक फ्रेंड बन गए थे। छोटी मोटी बातों को वह लखन से बात करके सुलझा लेती थी। एक दिन उसने लखन से पूछा, लगन अगर आपके किसी दोस्त से कोई गलती हो जाए तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? जवाब में लखन ने बोला था, वह तो गलती पर डिपेंड करता है, लेकिन नीलम आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही लखन। अब दोनों के बीच बात इतनी होने लगी कि लखन उससे मिलने के लिए बेचैन होने लगा था। लखन की ज़िंदगी से कीर्ति का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसने कीर्ति को लेकर अपने मन में ये बात बैठा ली थी कि कीर्ति के दिल में उसके लिए कोई प्यार व्यार नहीं है। उससे शादी करना केवल कीर्ति की एक जीत थी। इसीलिए जब से वह कीर्ति को छोड़कर आया था, ना तो उसने कोई फ़ोन या मैसेज किया और ना ही कीर्ति ने उसे फ़ोन मैसेज करके उसका हाल चाल पूछा।
परंतु कीर्ति के मन में डर था कि वह उसे माफ करेगा या नहीं। उसके मन में हर पल का एक द्वंद्व रहता था कि वह किस तरह से लखन से माफ़ी मांगे और कैसे वह ये कहे कि अब वह बदल चुकी है और अपने पहले किए व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। एक शाम वह सिटी मॉल में कॉफ़ी पी रही थी, तभी उसे वहाँ लखन दिखाई पड़ा। बहुत दिनों बाद लखन को देखकर उसे बड़ी खुशी मिली और वह उसे अनदेखा न कर सकी। वह अपनी कॉफ़ी वैसे ही छोड़कर वहाँ से उठी और लगभग तेजी से दौड़ती हुई जाकर लखन का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कीर्ति, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। लखन, अच्छा, मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ, मेरी मीटिंग है। लखन, एक मिनट प्लीज़। ये सुन वह एक क्षण रुका, लेकिन तुरंत ही वह फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कीर्ति ने अधिकार पूर्वक लखन का हाथ पकड़ लिया था। लखन, प्लीज़, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। नज़र झुकाकर वह बोल पड़ी, मुझे माफ़ कर दो लखन, अब मैं बदल गई हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। मैं जानती हूँ कि मेरी मूर्खता के कारण तुमने बहुत अपमान सहा है, लेकिन एक बार तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं ना। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? उसकी आंखें भीगी हुई थी, लेकिन लखन ने किसी और को वादा कर लिया था तो वह बोला, नहीं कीर्ति, तुमने बहुत देर कर दी आने में। अब मेरी लाइफ में दूसरी लड़की ने जगह बना ली है। कौन है वह लड़की? नीलम नाम है उसका। ये सुन कीर्ति जोर से हंसकर लखन से लिपटकर बोली, मेरे बुद्धू पति, फेसबुक की नीलम तो मैं ही हूँ। बस उसी दिन वह लखन के साथ वह अपने असली घर लौट आई थी और दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली थी। आज अलार्म की आवाज़ से वह वर्तमान में लौट आई और अपनी नींद से जाग गई। सुबह के 5 बज रहे थे। अलसाए हुए लखन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसके मुंह से आतातन निकल पड़ा, लखन, एक मिनट प्लीज़। और इस बात को सुनते ही लखन ने अपनी नींद भरी आधी आंखें खोली और कीर्ति को देखकर इसी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आप सबको पसंद आए।